जय हिंद। स्वागत है आपका जीएस विन क्लासेस में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे, जो अनुभवी अध्यापकों द्वारा संकलित संभावित प्रश्न जो परीक्षा से पहले काफ़ी कारगर साबित होंगे अगर आप इन्हें हल करते हैं तो। टॉप 20 प्रश्नों का समावेशन किया गया। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपने प्रश्न एक है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। ऑप्शन इसके हैं, ए जॉर्ज ह्यूल, बी विलियम बेडनबर्न, सी एओ ह्यूम, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टोवियन ह्यूम है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मैडम ब्लॉटवस्की, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए मैडम ब्लॉटवस्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लॉटवस्की हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह से इन्होंने अपने चंपारण खेड़ा इनके कई सारे सत्याग्रह जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सविनय अवज्ञा से भी प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इन पर भी सीरीज प्रश्नों की हम जल्द ही लाने वाले हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में भी जानते हैं, सगी प्रथा, ठगी प्रथा, इन सब चीज़ों का कैसे इन्होंने विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर जो है कि अंत किया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, इनका स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए हैं, जो इनको भी आप जानते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अठारह के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 का विद्रोह या जो क्रांति थी उसे किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? ऑप्शन नंबर ए मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी जोक, ऑप्शन नंबर सी गालिब, ऑप्शन नंबर डी इकबाल। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है इसमें, गालिब। गालिब गज़ल के उर्दू कवि हैं, जिनके बारे में आप लोगों की गज़लें काफ़ी देखे हैं, शायरी हैं, गज़लें हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें, तो एक शायर हैं, तो गालिब। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को ही इसमें संकलित किया गया है, तो इस तरह जो भी प्रश्न है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? चंपारण से, बारदोली से, साबरमती से, दांडी से। चंपारण, साबरमती, बारदोली, दांडी। ऑप्शन ए बी सी डी। गांधी जी ने अपनी चंपारण बिहार से जो है कि पहला आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसके बारे में आपने काफ़ी प्रश्नों में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में या किताबों में पढ़ा भी होगा। जो वहाँ पर जो उन्होंने तिनकठिया प्रथा के लिए राजकुमार शुक्ल ने उन्हें इनवाइट किया था चंपारण से। लेकिन दिए गए प्रश्न में पूछ रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? दांडी यात्रा गांधी जी ने साबरमती से प्रारंभ की थी। साबरमती से दांडी के लिए यात्रा किया था, इस यात्रा को 1930 में। हालांकि ऑप्शन ज़्यादातर दांडी शब्द से कुछ विद्यार्थी तुरंत जो है दांडी यहाँ दिया है, दांडी यहाँ दिया है, तो दांडी को लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये गलत उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है साबरमती से। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है, कई बार आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में पढ़ा भी होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए सही है, सुभाष चंद्र बोस। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के रहे। भगत सिंह जो हमारे देश की आन बान शान है, जिन पर शहीद भगत सिंह भी कहा जाता है। भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर के बारे में भी आप जानते हैं, संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रकार फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। आप प्रश्नों को थोड़ा याद करते भी चलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और रिपीट करके कई बार पूछे गए हैं, तो इस तरह के प्रश्नों का परीक्षा में आना काफ़ी संभावित रहता है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, ए एंड बी दोनों, डी इतिहासकार। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? इसके बारे में भूगर्भ वैज्ञानिक, भूगर्भ से संबंधित चीज़ों के अध्ययन करने वाले को भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्वविद। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। जूता हुआ खेत आप देखते हैं सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला था, तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। इसमें आपको जूते हुए खेत कहाँ से मिले थे यह उत्तर प्राप्त करना है। इसका सही उत्तर है कालीबंगा में, बी कालीबंगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से भी कई बार प्रश्न आपको पूछा जाता है परीक्षा में, हालांकि यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार, इस तरह की चीज़ें जो है मोहनजोदड़ो से पूछी जाती हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह की बात आती है कि सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा था, गुजरात में जो स्थित है आपका लोथल, इससे भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में कालीबंगा से जूते हुए खेत प्राप्त हुए थे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न तो कई परीक्षाओं में, चाहे स्टेट की परीक्षाएं हों, चाहे सेंट्रल की परीक्षाएं हों, किसी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न अगर देने के सिलेबस में बताया गया है, तो आप इस प्रश्न को कई बार आपने देखा होगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, ऑप्शन बी भगवद गीता से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द के बारे में जो है कि सत्य की विजय होती है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भगवद गीता से नहीं, मनुस्मृति ऋग्वेद गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद, ये एक उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ में आप इन प्रश्नों को याद करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। महात्मा बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? प्रश्न पिता के वंश से संबंधित होता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, जो काफ़ी चर्चित भी रहता है, जिसको लोग याद करते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है, जो है कि माता का वंश पूछ लिया है। जैसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए है शाक्य वंश, ऑप्शन नंबर बी माया वंश, ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन नंबर डी कोली वंश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, कोली वंश। शाक्य वंश इनके पिता का वंश था। शाक्य वंश जो है महात्मा बुद्ध के फादर का वंश था, लेकिन माता जी का वंश इनके जो था कोली वंश था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देख चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? बम्बई जो वर्तमान में मुंबई नाम से जाना जाता है, बॉम्बे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किससे बम्बई ली थी? तो डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को पुर्तगालियों से लिया था। इतिहास में जब आप आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं तो पुर्तगालियों में महारानी कैथरीन का विवाह जब किया जो है ब्रिटिश से, अंग्रेज़ से, तो वहाँ पर इन्होंने बम्बई को दहेज में दे दिया था जो है। तो इस तरह की चीज़ें इतिहास में आपको मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे उत्तर डी सही होगा, पुर्तगालियों से। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल से संबंधित है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, समताप मंडल या ऑप्शन डी वर्णमंडल। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? प्रश्न को आप थोड़ा इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आपको
स्पष्ट हो जाएगा। कई बार आपने इस प्रश्न को से मुलाकात हुई रहती है, लेकिन हम जब प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देखते हैं तो रिकॉल कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधोमंडल, बी है प्रकाश मंडल, सी है समताप मंडल, डी है वर्णमंडल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, वर्णमंडल। सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 12वां प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर जो समय तिथि रेखा जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनलैंड तो एक द्वीप है सबसे बड़ा, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीनविच से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। इस तरह का ए ऑप्शन नंबर ए सही है। इलाहाबाद से आप देख सकते हैं, यहाँ एक ऑप्शन और है इलाहाबाद। यहाँ से जो है इलाहाबाद के नैनी से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ये भी ज़रा ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न में कई जो ऑप्शन है इनसे भी कभी कभी प्रश्न बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपके बीच में, कॉल्डेरा संबंधित है। कॉल्डेरा, अब इस तरह के प्रश्न भी बार बार आ रहे हैं कि कुछ टर्म होती हैं जिन्हें प्रश्नों में दे दिया जाता है, क्योंकि बड़े प्रश्न तो हम पकड़ लेते हैं कुछ शब्दों से, और इस तरह के छोटे छोटे ये सब प्रश्न बनाए जाते हैं, देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं लेकिन ये काफ़ी कठिन महसूस होते हैं। कॉल्डेरा संबंधित है। कॉल्डेरा क्या है? हिमनद से, भूकंप से, भ्रंश से, ज्वालामुखी से। कॉल्डेरा के बारे में आप समझ लीजिए, जैसे कॉल्डेरा इस तरह से अगर ज्वालामुखी है, ऐसे विस्फोट हुआ है यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार का, तो ये बार बार यहाँ से लावा निकलता है, बार बार यहाँ से लावा जब निकल के गिरता रहता है, तो एक समय ऐसी आती है कि यहाँ पर इस तरह से एक बड़ी झील का निर्माण हो जाता है। जब एक झील का निर्माण हो जाता है यहाँ पर इस तरह से, तो इस झील में पानी भर जाता है, तो ये जब छोटी रहती है तो इसे क्रेटर झील कहा जाता है। जब इसका आकार छोटा रहता है, ये झील जब छोटे आकार की रहती है तो ये क्रेटर झील कहलाती है, लेकिन जब ये झील बड़े आकार की हो जाती है इस प्रकार, तो इसे कॉल्डेरा कहा जाता है। तो ये ज्वालामुखी क्रिया से, लावा के उद्गम से उत्पन्न एक आकृति है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज्वालामुखी। कॉल्डेरा क्या है? ज्वालामुखी से बनने वाली एक बड़ी झील है जो पहले क्रेटर का रूप ले रखी थी, बाद में जब उसका आकार बढ़ गया तो हम उसे कॉल्डेरा शब्द से संबोधित करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 14वें प्रश्न की तरफ। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? पर्वतों के बारे में बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उदाहरण है वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। तो पर्वत निर्माण की क्रिया के अनुसार इसको डिवाइड किया जाता है कि कुछ पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत होते हैं, कुछ ज्वालामुखी से बने पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत जो घिस करके एक बचे हुए पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सतपुड़ा वगैरह की पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, सब अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आती हैं। ब्लॉक पर्वत भी इसी तरह से ब्लॉक पर्वत जो है बनाया जाता है। वलित पर्वत जो है हिमालय, हमारी जो है हिमालय की श्रृंखला, हिमालय पर्वत की श्रृंखला जो है नवीन वलित पर्वत, पूरा शब्द है नवीन वलित पर्वत की श्रृंखला है। न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। नवीन वलित पर्वत की ये श्रृंखला है। जब पर्वत फोल्ड, इस तरह से ये भूभाग है, अगर इस भूभाग पर इधर से भी बल लगता है और इधर से भी बल लगता है तो यह भूभाग कुछ इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है, इस तरह से, जो आगे चल करके पर्वतों का रूप ले लेता है इस तरह से। तो ये हिमालय इस तरह से एक नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं विश्व की सर्वाधिक लंबी झील कौन सी है? झीलों में कुछ झीलें मीठे पानी की होती हैं, कुछ खारे पानी की होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा झील चैप्टर में। नदियों का पानी भी मीठा होता है और समुद्र का पानी खारा होता है। तो पानी में सैलिनिटी, लवणता जो है किस मात्रा में है, उस हिसाब से सबसे अधिक खारेपन या सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी अरल, ऑप्शन नंबर सी वान झील, ऑप्शन नंबर डी मृत सागर।
इसमें आप कैस्पियन सागर भी देख रहे हैं, अरल सागर भी देख रहे हैं। अरल सागर है, हालांकि ये सब झील हैं, सागर शब्द जुड़ा हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वान झील। वान झील तुर्की की झील है, वान झील। इसकी लवणता सर्वाधिक है, तुर्की की झील है, लगभग 300 प्लस इसकी लवणता है और ये तुर्की में पाई जाती है। तुर्की की वान झील सर्वाधिक लवणता में आती है, वान झील। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील, इसको जरा याद रखेंगे। किसी प्रश्न को जब आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं, कई बार उस प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा हम समय कम देना चाहते हैं, किसी प्रश्न को हम एक बार देख करके पढ़ के हमें लगता आ रहा है, लेकिन एग्जाम में वही प्रश्न जब ऑप्शन बदल दिया जाता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप 1 से 2 बार पढ़ने का, उसको बोलने का, बोल कर पढ़ने का। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वान झील। इस तरह से जब 2-3 बार विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वान झील। जब इसको आप 2-3 बार कह देते हैं तो कभी आप माइंड आपका वही चीज़ें, जब जिस चीज़ को आप कई बार बोले रहते हैं वो अपने आप आपके मुंह से निकलती है। एग्जाम में जब आप प्रश्न देखते हैं तो स्वतः याद आ जाता है कि उत्तर इसका यही होगा। तो इस तरह से अभ्यास जो है करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में है? यह राज्य विशेष का भी प्रश्न बन जाता है और यहाँ तक कि वन जीव और जीव अभयारण्य, वन्य अभयारण्य से भी प्रश्न बनता है, तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह के नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी फूलों की घाटी, इस तरह के जीवमंडल या बायोस्फीयर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड याद रखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जंग लगना एक प्रक्रिया है। ये प्रश्न जो है रसायन विज्ञान चैप्टर से संबंधित है, जो कि यूपी SSSC पेट में दिया हुआ है। विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं या सिलेबस में आपके जिक्र है इसका। जंग लगना एक प्रक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयोपचय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जंग किस कारण से लगती है? जिसे अपने अगर लोहे की कोई रॉड या छड़ है तो जब उसको रखा जाता है तो उस पर इस तरह से जंग लग जाता है, तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जंग लगना ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको आप आंसर नोट करेंगे, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। 18वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कौन सा जो है ऐसा परिवर्तन है जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आइए हम इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन, इसमें से अगर नहीं है शब्द, इसको ज़रा ध्यान दीजिए, परीक्षा में ये शब्द बार बार आता है। हम तो रासायनिक परिवर्तन सुनते हैं और पता चले कि हम पहला ऑप्शन ही या कोई एक ऑप्शन जो हमें सबसे उभयनिष्ठ दिखता हम लगा देते हैं, लेकिन पूरे प्रश्न को हमें परीक्षा में ध्यान से पढ़ना है। नहीं है शब्द को ध्यान देना है कि इसमें से 3 तो ऐसे होंगे जो रासायनिक परिवर्तन होंगे, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो हम पहले जो हैं उनको सर्च कर लेते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए, शरीर में भोजन का पचना तमाम तरह के रसायनों के माध्यम से होता है, जिसमें तमाम तरह के एंजाइम कार्य करते हैं, तमाम तत्वों का मिलना, तो आप जानते हैं ये ऑप्शन नंबर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में है, सही होना चाहिए। फिर दूध से दही बनना, ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, किंडवन विधि से जो बनता है आपने पढ़ा होगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल वाष्प में परिवर्तन, ये कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, जल वाष्प में परिवर्तन। अगले ऑप्शन को आप देखेंगे, लोहे में जंग लगना, ये तो एकदम ऑक्सीकरण, अभी आपने पिछला प्रश्न भी देखा है कि लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से होता है। तो हमने देखा कि 3 ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हमें परिलक्षित हो रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जल का वाष्प में बदल जाना, जल का वाष्प, जल जो है आपका तरल अवस्था में है, सीधे ठोस अवस्था में बदल गया, उसका रूप बदल गया, लेकिन वो फिर भी जल है। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो जल ही है। तो वो वाष्प बस कभी जो है कि वाष्प में बदल जा रहा है, कभी तरल में, कभी गैस में, कभी ठोस में, लेकिन उसको जब चाहेंगे तब उसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में या उसके पिछले फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन रासायनिक परिवर्तन की एक शर्त रहती है कि उसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। जैसे दूध से दही बना दिए, लेकिन दोबारा दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है।
उसी तरह से, लेकिन जलवाष्प एक तरह का भौतिक परिवर्तन है, जिसे जब हम अपनी उसकी दशा हटा लेंगे, जो उस पर हमने ताप दाब या जो चीज़ें डाली हैं, जो प्रभाव डाला है परिवर्तन होने के लिए, वो जब हटा लेते हैं तो वो अपनी पूर्व की अवस्था में आ जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है, जल वाष्प, जल का वाष्प, जलवाष्प में परिवर्तन होना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है पोल्यूशन से संबंधित प्रश्न है, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी, कभी पर्यावरण में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल विषय में भी इस तरह के प्रश्न जो है वायुमंडल चैप्टर में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषक है, निम्न में से दिए गए ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा प्रदूषक है, मतलब कुछ गैसें दी गई हैं जो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रदूषक है। नाइट्रोजन, O2, CO2, CO, चार ऑप्शन आपने देखा, नाइट्रोजन, O2, CO, CO2। तो आप जहाँ जैसा कि समझ सकते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन लगभग 78% के करीब, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी है वायुमंडल में, पौधों के लिए ज़रूरी होती है। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। O2 के बारे में भी आप जानते हैं। लेकिन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये जो है सर्वाधिक प्रदूषक वायुमंडल में हो जाती है, जिससे जो है तंत्र संबंधित रोग, मनुष्य में चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, सर्वाधिक प्रदूषक CO। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, और एक बार नहीं बार बार, कभी स्टेट के एग्ज़ाम में, तो कभी सेंट्रल के एग्ज़ाम में, तो कभी लेखपाल, VDO, SSC, रेलवे, पेट, इन सब परीक्षाओं में जो है पूछे हुए प्रश्न हैं। तो जो परीक्षा में आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं जो है, या फिर या तो प्रश्नों से या ऑप्शन से कुछ ना कुछ। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है, मतलब ऐसी फसल जिससे तेल प्राप्त किया जाता है। चलिए हम ऑप्शन की तरफ ज़रा ध्यान देते हैं। गुलाब, सूरजमुखी, कमल, गेंदा। गुलाब, सूरजमुखी, कमल और गेंदा, चार ऑप्शन है, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको सूरजमुखी से तेल प्राप्त किया जाता है, जो तिलहनी फसल में आती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह की कृषि और फसलों से भी प्रश्न आते हैं, तो जिसमें तने वाली फसलें पूछी जाती हैं, कभी तिलहनी फसलें पूछी जाती हैं, कभी नकदी फसलें, जिनसे संबंधित भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कौन सी तिलहनी फसल है, ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ, हमारे प्रश्न 20 प्रश्न थे, टॉप 20 प्रश्न जिन्हें सम्मिलित किया गया था, इनकी श्रृंखला आपने बड़े ही धैर्यपूर्वक देखा। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, इन प्रश्नों को नोट करके। ये प्रश्न जो है कई परीक्षाओं से पूछे हुए प्रश्न या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे, जो आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, से बनाए गए हैं। इनसे संबंधित तथ्यों को भी, जो प्रश्न अगर न समझ में आ रहा हो तो उनका आप जो है विस्तृत अध्ययन भी करें, इनको याद करने का प्रयास करें। चलिए हम चलते हैं इसके बाद अपने इसी तरह के प्रश्न। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि हम इस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन या इस तरह के प्रश्नों को खोज कर और आपको सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की क्लासेस और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल चीज़ें आपको मिलती रहें। पढ़ाई तो आप करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम के टाइम आपको, कभी प्रैक्टिस सेट के अभाव में, तो कभी कुछ अच्छे मटेरियल के अभाव में जो है कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाता है, तो उनको कवर अप करने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।